24 जो बात करता है संरक्षण आदि के उद्देश्यों का उल्लंघन करने के लिए कतिपय क्रियाकलापों को निर्बंधित करने की राज्य वित्त बोर्ड की शक्ति। वो क्या कह रहे हैं? संरक्षण आदि के उद्देश्यों का उल्लंघन करने के लिए कतिपय क्रियाकलापों को निर्बंधित करने की राज्य वित्त बोर्ड की शक्ति। राज्य वित्त बोर्ड कौन है? स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड। ये क्या कर रहा है? अब जो संरक्षण है हमारा बायोडायवर्सिटी का, उस संरक्षण को भंग करने के जो उद्देश्य हैं या संरक्षण के जो उद्देश्य हैं उनका उल्लंघन करने पे जो क्रियाकलाप होंगे तो उनको कैसे निर्बंधित किया जाए, तो वो सेक्शन 24 उस बारे में डिफाइन करता है। सेक्शन 24 कहता है क्लॉज 1, भारत का कोई नागरिक या निगमित निकाय, संगठन या भारत में रजिस्ट्रीकृत संगम जो धारा 7 में निर्दिष्ट किसी कार्यकलाप को करना चाहता है, राज्य जैव विविधता बोर्ड को उसकी पूर्व सूचना ऐसे प्रारूप में देगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए। राज्य भारत का कोई नागरिक है, इंपॉर्टेंट क्या है? भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक है या कोई निगमित निकाय है जो लिमिटेड होती है ना, संगठन है या भारत में रजिस्ट्रीकृत कोई संगम है, जो सेक्शन 7 में हमने देखा था उसके अनुसार वो कार्यकलाप को करना चाहता है। कतिपय प्रयोजनों के लिए जैव संसाधन अभिप्राप्त करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड को पूर्व इत्तला, मतलब 7 कहता था कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या ऐसा निगमित निकाय, संगठन, संगम जो भारत में रजिस्ट्रीकृत है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए कोई जैव संसाधन या वाणिज्यिक उपयोग के लिए या जैव संरक्षण और जैव उपयोग के लिए संबद्ध राज्य विविधता बोर्ड को पूर्व इत्तला देने के पश्चात ही अभिप्राप्त करेगा, अन्यथा नहीं। परंतु इस धारा के उपबंध स्थानीय व्यक्ति या उस क्षेत्र के समुदायों को लागू नहीं होंगे जिनके अंतर्गत जैव विविधता के उगाने वाले और कृषक और ऐसा वैद्य और हकीम हैं जो देसी औषधियों का व्यवसाय कर रहे हैं। मतलब सीधी बात है, सेक्शन 7 में जो जैव विविधता है हमारी जो राज्य में बिखरी पड़ी है, उस राज्य विविधता बोर्ड से उनको पहले पूर्व इत्तला देनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी कि भाई हम इस जैव विविधता का उपयोग करना चाहते हैं, खोज परख करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, सर्वे करना चाहते हैं, इसका संरक्षण करना है हमको, इससे प्रोडक्ट बनाने हैं या इससे हमको इंटेलेक्चुअल पावर को गेन करना है या हमको इसका ज्ञान संवर्धित करना है वगैरह वगैरह जो भी हमें करना है, तो उसको सूचना पहले देनी पड़ेगी राज्य विविधता बोर्ड को और उसका जो प्रारूप भेद किया गया है तो उसके हिसाब से वो फॉर्मेट में हमको सूचना देनी होगी। और का बंद था 24 का 2, उपधारा 1 के अधीन किसी संसूचना की प्राप्ति पर राज्य जैव विविधता बोर्ड संबंधित निगमित निकाय से परामर्श करके और ऐसे जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे आदेश द्वारा ऐसे किसी क्रियाकलाप को प्रतिषेध या निर्बंधित कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसा क्रियाकलाप संरक्षण और जैव विविधता के पोषणीय उपयोग या ऐसे क्रियाकलाप में से उद्भूत फायदों के साम्यपूर्ण हिस्सा बांटने के प्रतिकूल या विरुद्ध है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, जो राज्य विविधता बोर्ड है वो संबंधित निगम निकाय से परामर्श करेगा और परामर्श करने के बाद उनको लगता है कि भाई जांच करने के बाद ये लगता है कि जो यदि इस तरह की अनुमति दी गई तो उससे नुकसान हो सकता है जैव विविधता को और उसमें वो प्रतिबंध लगा सकते हैं, प्रतिषेध कर सकते हैं और कुछ ऐसे क्रियाकलाप हैं जो बायोडायवर्सिटी के संरक्षण को भंग करते हैं या उसको नष्ट कर सकते हैं या साम्यपूर्ण जो हिस्से उद्भूत होते हैं प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, तो वो क्या करेगा, निर्बंधित कर देगा और पोषणीय उपयोग या ऐसे क्रियाकलाप में उद्भूत फायदों के सामूहिक हिस्से को बांटने के प्रतिकूल या विरुद्ध हो। संसूचना की प्राप्ति पर राज्य क्या करेगा, राज्य विविधता बोर्ड संसूचना की प्राप्ति पर जांच करेगा, उससे बात भी करेगा उस निगमित निकाय से और वह ठीक समझेगा तो क्या आदेश देगा कि ऐसे क्रियाकलाप को प्रतिषिद्ध या निबंधित कर सकेगा और उसकी राय में ऐसा क्रियाकलाप कैसा है, संरक्षण और जैव विविधता के पोषणीय उपयोग या उसमें जो साम्यपूर्ण हिस्से बांटने से संबंधित है उसके प्रतिकूल या विरुद्ध है तो क्या कर सकेगा, उसको प्रतिषिद्ध कर सकेगा। परंतु दे रखा है उन्हें यह कि ऐसा कोई हिस्सा आदेश प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं दिया जाए। अच्छा, जो भी आदेश दिया जाएगा, मान लो प्रतिकूल आदेश दिया गया है, प्रतिषिद्ध करने वाला आदेश दिया गया है, तो सामने वाले पार्टी को या जो व्यक्ति हैं या जो संगठन समूह है, निकाय है, उसको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, उसको सुनवाई को अवसर दिए बिना ऐसा आदेश नहीं दिया जाएगा। 24 का 3 है, पूर्व इत्तला के लिए उपधारा 1 में निर्दिष्ट प्रारूप में दी गई कोई सूचना गुप्त रखी जाएगी और किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका उससे कोई संबंध नहीं है साहस्य या बिना आशय के प्रकट नहीं की जाएगी। मतलब जो जिस फॉर्मेट में उन्हें सूचना दी थी उस इत्तला को गुप्त रखा जाएगा और उससे संबंधित नहीं है यदि कोई व्यक्ति तो उसको इस तरह की सूचना नहीं दी जाएगी। आपस में क्रियाकलाप तो होगा, उसमें बातचीत भी करेंगे संगठन समूह वाले व्यक्ति और राज्य विविधता बोर्ड से, लेकिन उस अन्य किसी व्यक्ति को राज्य विविधता बोर्ड वो सूचना लीक नहीं होने देगा। ये था सेक्शन 24, संरक्षण आदि के उद्देश्यों का उल्लंघन करने के लिए कतिपय क्रियाकलापों को निबंधित करने की राज्य विविधता बोर्ड की शक्ति। अब है सेक्शन 25, धारा 9 से धारा 17 के उपबंध। धारा 9 से धारा 17 के उपबंध किसी राज्य विविधता बोर्ड को लागू होंगे और निम्नलिखित उपांतरों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे। या इसका हेडिंग क्या है सेक्शन 25 का,
वो कहता है राज्य जैव विविधता बोर्ड को उपांतरों सहित धारा 9 से धारा 17 के उपबंधों को लागू होना। देखो धारा 9 में राष्ट्रीय जैव विविधता के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें हैं राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड की, है ना। 10 में था अध्यक्ष राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक होगा, सदस्यों को हटाया जाना था। 12 में था राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अधिवेशन थे, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की समितियां 13 में थी। 14 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अधिकारियों कर्मचारियों के बारे में बताया गया था। 15 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के आदेशों और विनिश्चयों का अभिप्रमाणन था और 16 में शक्तियों का प्रत्यायोजन था और 17 था शक्तियों का प्रत्यायोजन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के व्यय भारत की संचित निधि में से चुकाया जाना। तो अब यहाँ पे सेक्शन 9 से 17 की बात क्यों की उनने, इसलिए बात की उनने क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, धारा 9 से धारा 17 के उपबंध किसी राज्य जैव विविधता बोर्ड को लागू होंगे। मतलब इस सारे 9 से लेकर 17 तक के सारे उपबंध जो हैं ऐसे ही राज्य विविधता बोर्ड पर भी लागू होंगे और निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे। अब उसमें का कुछ उपांतरण भी की जाएंगे, कुछ परिवर्तन भी होंगे, उसके आधार पर वो राज्य विविधता बोर्ड पर लागू होंगे। तो वो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 25 का ये कहता है केंद्रीय सरकार के प्रति निर्देश को राज्य सरकार के प्रति निर्देश समझा जाएगा। उसमें क्या कर लेंगे, वो जो केंद्र सरकार के प्रति जो निर्देश है वो नेक्स्ट सेक्शन 9 से लेकर 17 में तो केंद्र सरकार के लिए निर्देश है उसको मानेंगे राज्य सरकार के लिए निर्देश की बात कर रहे हैं। वहीं बी में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के प्रति निर्देश को जैव विविधता बोर्ड के प्रति निर्देश समझा जाएगा। मतलब नेशनल बायोडायवर्सिटी ट्रिब्यूनल की जगह उसको हम क्या समझेंगे स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड। और सी है भारत की संचित निधि के प्रति निर्देश को राज्य की संचित निधि के प्रति निर्देश समझाएगा। मतलब ये थोड़े उपांतरण कर लिए जाएंगे। जो सी उपांतरण क्या कह रहा है, जो भारत की संचित निधि पे भारित हो रहा था वो सब, तो यहाँ पे ये राज्य की संचित निधि पे भारित होगा। ये उपांतरण करके सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 17 तक के जितने उपबंध हैं अध्यक्ष और उनसे संबंधित शक्तियों संबंधित कार्यों से संबंधित वो सारे के सारे राष्ट्र सेम टू सेम राज्य विविधता बोर्ड पर भी लागू होंगे। और उपांतरण अपन ने देख लिए, केंद्र सरकार की जगह राज्य सरकार है, राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड की जगह राज्य जैव विविधता बोर्ड है और भारत की संचित निधि की जगह उस राज्य की संचित निधि के प्रति निर्देश हैं। तो ये सेक्शन 25 ने शॉर्टकट में सारे सेक्शन 9 से लेकर 17 तक के राज्य विविधता बोर्ड पे लागू कर दिए। अब क्वेश्चन ये आता है, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड का संगठन क्या है और कार्य क्या है, शक्तियां क्या है, तो हमको 9 से लेकर 17 तक लिखना ही है और जो राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड के बारे में वो सब लिखना है। लेकिन क्वेश्चन यदि आ गया राज्य विविधता बोर्ड के बारे में, तो हमको राज्य विविधता बोर्ड का जो भी तक हमने पढ़ा है सेक्शन 22, 23 और 24 तो हम लिखेंगे। उसके बाद 25 लिखने की जगह हम 9 से लेकर 17 तक के जो गुणधर्म थे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के, वहां पे केंद्र सरकार की जगह राज्य सरकार, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की जगह राज्य विविधता बोर्ड और भारत की संचित निधि की जगह राज्य की संचित निधि लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अध्याय 7 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा। और इसके बारे में सेक्शन 26 कहता है केंद्र सरकार के अनुदान या ऋण। केंद्रीय सरकार इस निमित्त संसद द्वारा सम्यक रूप से विनियोग के पश्चात ऐसे अनुदान या ऋणों के द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को ऐसी राशियों का संदाय कर सकेगी जो केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए आवश्यक समझे। मतलब इसमें केंद्र सरकार क्या कर रही है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की मदद कर रही है, सहायता कर रही है और जो आवश्यक समझे वो क्या करेगी, इस अधिनियम के प्रयोजन के उपयोग के लिए उसको अनुदान प्रदान करेगी। और क्या कर रही है वो केंद्र सरकार, इस निमित्त संसद द्वारा सम्यक रूप से विनियोग के पश्चात, मतलब संसद द्वारा अनुमति मिली है और ऐसे अनुदान और ऋण जो आवश्यक समझे जाएं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के विकास के लिए, वो ऐसी राशियां को संदाय कर सकती है और केंद्र सरकार, और जो आवश्यक हो वो ऋण को प्रदान करेगी और अनुदान देगी ताकि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का संरक्षण हो सके और इस अधिनियम के आधार पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का विकास और डेवलपमेंट हो सके, ताकि इससे संचित होने वाली जो निधि है, इससे संचित होने वाले जो हमारा ज्ञान है, इससे संचित होने वाला जो उत्पाद है, प्रोडक्ट हैं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के माध्यम से निकलने वाले, उन सब का रख रखाव किया जा सके। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को अनुदान और ऋण कौन देगा, केंद्र सरकार देगी। 27 का 1 है राष्ट्रीय जैव विविधता निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा। राष्ट्रीय जैव विविधता निधि मतलब नेशनल बायोडायवर्सिटी फंड निधि का एक गठन किया जाएगा, जिसमें क्या क्या जमा किया जाएगा का है धारा 26 के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को दिया गया कोई अनुदान, वो भी 26 में देखा कि अनुदान कोई मिला है मान लो, तो वो उस फंड में जमा होगा। बी, इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा प्राप्ति है सभी प्रभार और स्वामित्व, इसके अलावा जो प्रभार उनके पास हैं और जो स्वामित्व है वो सब रखेगा ये अपने पास। और सी, ऐसे अन्य संसाधनों से राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी रकम जो केंद्र सरकार द्वारा निश्चित की जाए, ऐसे मतलब जो जैव बायोडायवर्सिटी है, जो अपनी
या विविधता है, उसके जो संसाधन है, मतलब जिससे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं या जो भी चीजें उपलब्ध है कच्ची और पक्के रूप में, वो सब राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के द्वारा उससे जो रकम प्राप्त की उसमें वो सब केंद्र सरकार द्वारा निश्चित की जाती है, वो सब भी वहां उस फंड में रखी जाएगी। इसी का 27 का क्लॉज 2 है, वो कहता है निधि का निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाएगा। क्या कह रहा है? निम्नलिखित के लिए उपयोग करेंगे। किसका? इस फंड का। किसके लिए? नंबर ए है फायदे का दावा करने वालों को फायदों का दिया जाना। जो फायदे का दावा करते हैं, तो जो फायदे के हकदार हैं, उनको उस रकम में से उनको दिया जाएगा, उस फंड में से दिया जाएगा। बी है जैव संसाधनों का संरक्षण करने के लिए, जो जैव संसाधन है अपना उनका संरक्षण करने के लिए, उनके संवर्धन, उनके बढ़ाने के लिए और उन क्षेत्रों का विकास करने के लिए जहां ऐसे जैव संसाधन या उससे सहबद्ध ज्ञान उपलब्ध है, मतलब उससे संबद्ध ज्ञान है या वो जब संसाधन रख रखाव किया गया है, उनको संभाला जा रहा है या उस पर जो खर्चा हो रहा है, वो सब का खर्चा ये फंड करेगा, जो क्या कहलाएगा? नेशनल बायोडायवर्सिटी फंड कहलाएगा। ठीक है। सी सेकंड का 2 मतलब 27 का सेकंड का सी, स्थानीय निकाय के परामर्श से खंड खा में निर्दिष्ट क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक विकास भी करेगा। बी में था जैव संसाधनों का संरक्षण। तो अब क्या करेंगे? जो स्थानीय निकाय हैं, जो लोकल बॉडीज हैं, उनके परामर्श से उन क्षेत्रों में जहां पे सामाजिक रूप से और आर्थिक विकास के लिए आवश्यकता है ऐसे फंड की, ऐसे पैसे की, वहां पे भी ऐसा फंड खर्च किया जाएगा ताकि वहां के स्थानीय लोगों का विकास हो सके, वहां की सामाजिक आर्थिक स्थिति का विकास हो सके, ताकि जैव संरक्षण हो सके, जैव संसाधनों का संरक्षण हो सके।